वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्टेड लव। तो आज हम यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी जो कि पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 है, आगस्ट काफ्ट, जो कि 1798 से 1857 के है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं थिंकर पढ़ना, जो कि सबसे टफ होता है थिंकर के ही बारे में जानना। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं, कुछ छोटे मोटे तथ्य लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आगस्ट काम्ट के बारे में जानते हैं। तो आगस्ट काम्ट से पहले सामाजिक विचारकों की श्रेणी में मॉन्टेस्क्यू का नाम लिया जाता है। मॉन्टेस्क्यू समाजशास्त्री कम थे और विचारक अधिक। उनका सबसे बड़ा मुद्दा मनुष्य समाज में जो विजातीयता मिलती है उसे समझने का था। उनकी बहुत बड़ी समस्या इस तथ्य का पता लगाना था कि इस विजातीय में व्यवस्था कैसे स्थापित की जाए। ऐसा करने में वे एक सीमा तक सफल भी हुए। उन्होंने उन निर्धारक तत्वों का पता लगाया जो सरकार या समाज को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के आधार पर उन्होंने कुछ तार्किक सिद्धांतों को बनाया जो सर्वव्यापी पाए जाते हैं। मतलब हुआ मॉन्टेस्क्यू विजातीय के मुद्दे को लेकर चले और अपने निष्कर्ष में मनुष्य समाज की एकता पर आए। आगस्ट काम्टे ने दूसरी रणनीति अपनाई। उन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य समाज में एकता है, इस एकता के पीछे जो कारण है वे प्रत्यक्षवादी हैं। उनका कहना था कि जिस भांति प्रकृति के नियम होते हैं, सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, दिन के बाद रात आती है और पतझड़ के बाद बसंत आता है। प्रकृति का रथ एक निश्चित दिशा में चलता है, नियमों से संचालित होता है। वे तर्क देते हैं कि ठीक प्रकृति के नियमों के अनुसार समाज भी निर्धारित नियमों के अनुसार चलता है। कहने मतलब है कि जिस प्रकार से सूर्य पश्चिम में डूबता है, पूरब से निकलता है, पतझड़ के बाद बसंत आता है, जैसे जैसे दुनिया के सारे रीति रिवाज चलते रहते हैं और मानसून अपने हिसाब से चलता है, सब चीज अपने कार्य के हिसाब से होता है, वैसे भी समाज भी अपने नियमों के अनुसार चलता रहता है। संक्षेप में यही काम्ट का प्रत्यक्षवाद है। समाज की दशा और दिशा को जानने के लिए हमें इन नियमों का पता लगाना पड़ेगा। आगस्ट काम्ट को विचारक मानने का कारण है उन्होंने सबसे पहली बार इस तथ्य पर विचार किया कि प्रकृति के नियमों को समाज की संरचना समझने के लिए लागू करना चाहिए। दूसरा, वे न केवल समाज की एकता और व्यवस्था में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी रुचि यह जानने में थी कि समाज किस भांति प्रगति और विकास करता है। मतलब वो जानने में बहुत रुचि रखते थे कि समाज किस प्रकार से विकास कर रहा है, उसकी प्रगति कैसे हो रही है, ये सब जानने में बहुत वो दिलचस्पी दिखाते थे। जब वे समाज की व्यवस्था की बात करते हैं तब उनका उद्देश्य समाज की स्थैतिक और गतिशील अवस्था को जानना होता है। आगस्ट काम्ट की कृतियों का मुहावरा है प्रगति यानी प्रोसेस, व्यवस्था यानी ऑर्डर। यानी प्रोसेस और ऑर्डर, प्रगति और व्यवस्था को देखते हुए उनका दूसरा मुहावरा है स्थैतिक, बोले तो स्टैटिक, और समाज की गतिशीलता यानी डायनेमिक। बहुत थोड़े में यह मुहावरा आगस्ट काम्टे को विचारक का दर्जा देता है। इनका मुहावरा कहने मतलब ये है कि ये दो प्रोसेस चलते थे। एक प्रोसेस उनका था, मुहावरा का था प्रोसेस और ऑर्डर, और दूसरा था उनका स्टैटिक और डायनेमिक। अपने हिसाब से उसको बनाते थे और उसी के नियमानुसार चला करते थे। चलिए अब देखते हैं उनका जीवन रेखा चित्र यानी लाइफ स्केच। आगस्ट काम्ट का जन्म फ्रांस के दक्षिण में बसे मॉन्टपेलियर शहर में 19 जनवरी 1798 में हुआ था। उनके पिता कौलिक, इसको कैलिक पढ़ सकते हैं, लिखने में दिक्कत हुई है, कैलिक धर्मावलंबी थे। वे सरकारी विभाग में एक सामान्य अधिकारी थे। उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादी था। अपने अवकाश का समय वे बागवानी में गुजारते थे। एक बात और महत्वपूर्ण है, काम्ट के पिता कट्टर राजभक्त थे। कहीं भी वे विरोध करना नहीं चाहते थे। आगस्ट काम्ट का शैक्षणिक जीवन पेरिस के एक पॉलिटेक्निक स्कूल से प्रारंभ हुआ। स्कूल में वे प्रतिभावान विद्यार्थी समझे जाते थे। उन्हें गणित के प्रति बड़ा रुझान था। स्कूली जीवन में वे विद्रोही थे, मतलब मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगाते थे। यहाँ उन्होंने परंपरागत परीक्षा पद्धति का विरोध किया और अपने एक इंस्ट्रक्शन के खिलाफ बगावत भी की।
उनकी मांग थी कि इस इंस्ट्रक्शन को नौकरी से हटा देना चाहिए। जैसे जैसे कांट किशोर किशोर और युवा होने लगे, उन्होंने प्रचलित व्यवस्था के विरोध में अपनी आवाज को तेज धार दे दी। जब उनके स्कूल में नेपोलियन को आमंत्रित किया गया, तब उनकी मही चढ़ गई। खुलेआम आगस्ट कांट कहते थे कि उस युग के बौद्धिक नासमझ थे। आगस्ट कांट की मित्र मंडली में सेंट साइमन शीर्ष स्थान पर थे। यह भी समझा जाता है कि साइमन के विचारों का आगस्ट कांट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। बाद में चलकर इन दोनों की यह मित्रता अधिक समय नहीं चली। आगस्ट कांट अपने व्यक्तिगत जीवन में दुखी थे। उनकी आर्थिक हालत खस्ता थी। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन नहीं बिता पाए और उनकी पत्नी के कारण कांट ने वैवाहिक जीवन से मुख मोड़ लिया। मतलब पत्नी के कारण मुख मोड़ लिया वैवाहिक जीवन से। अब उन्होंने पारिश्रमिक लेकर व्याख्यान देना प्रारंभ किया। इस व्याख्यान में उन्होंने प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म की विषय वस्तु पर जोर दिया। वे बराबर यह कहते थे कि प्रकृति के नियमों की तरह समाज के नियमों को भी विकसित करना चाहिए। वे व्याख्यान देने की गतिविधि में अधिक नहीं चल पाए। सन 1827 में वे भयंकर मानसिक रोग से पीड़ित हुए। कोई 1 वर्ष बाद ठीक होने पर उन्होंने पुनः काम करना प्रारंभ किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कांट अपने आप को न केवल एक समाज वैज्ञानिक लेकिन पैगंबर समझने लगे। उन्हें लगा कि जैसे वे एक नए धर्म को प्रतिपादित कर रहे हैं, यह धर्म मनुष्य जाति को उसके सभी दुखों से मुक्ति दे देगा। आगस्ट कांट का इस तरह का दावा केवल दावा ही था। सब मिलाकर यह कहा जाना चाहिए कि उन्होंने समाजशास्त्र का नामकरण किया, एक विधि दी और अंत में चलकर उन्होंने समाज को प्रगति और विकास की ओर ले जाने का एक रास्ता दिखाया। चलिए उनके कुछ कार्यों को देखते हैं। यहाँ पर कृतित्व। आगस्ट कांट का जीवन सरपट मैदान की तरह नहीं था। इसमें टीले थे, उतार चढ़ाव थे। जीवन भर वे किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहे। आज स्वस्थ हैं तो कल रुग्ण व्यक्ति जीवन के इस त्रासदी के होते हुए भी उन्होंने कुछ ऐसी कृतियां दी। फिर भी उनकी 2 कृतियां ऐसी हैं जिन्हें शास्त्रीय यानी क्लासिकल करना चाहिए। उनकी पुस्तक द पॉजिटिव फिलॉसफी एक भव्य कृति है। यह कृति 6 जिल्दों में प्रकाशित हुई और इसकी अवधि सन 1830 से 1842 तक रही। दूसरी मुख्य कृति पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जिसका प्रकाशन 1891 से 1854 में है। जल्दों में प्रकाशित हुई कहा गया। तो आगस्ट कांट की कहने का मतलब ये है कि उनकी जीवन बहुत सरल नहीं थी। हमेशा कभी बीमार रहे तो कभी स्वस्थ रहे, ऐसा उनका उतार चढ़ाव चलता रहा। यही सब कहना है। फिर चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आता है बौद्धिक संदर्भ, इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट। तो आगस्ट कांट किसी शून्य काल में पैदा नहीं हुए थे। उनका भी एक युग था। इस युग का एक इतिहास था, एक त्रासदी थी और इस सब का प्रभाव कास्ट पर पड़ा था। जब हम कास्ट के कार्यों के कांट के कार्यों और योगदान का लेखा जोखा करते हैं, तब समय के संदर्भ को, इतिहास के इस उलट फेर को हमें नहीं भूलना है। इसी इतिहास की उपज कांट थे। इतिहास के इन कारकों ने भी इस कारकों ने ही कास्ट की कृतियों को दिशा दी है। और फिर समाजशास्त्र में कांट को शीर्ष स्थान इसलिए भी दिया जाता है कि उन्होंने इस ज्ञान शाखा का नामकरण किया। वे कम से कम समाजशास्त्र के तो जनक थे, क्योंकि किसी भी पिता की तरह इन्होंने इस विषय को नाम दिया। अब हम देखेंगे कि कांट ने जिस युग में जिया, उस युग की विशेषता क्या थी। कांट का युग अव्यवस्था और अराजकता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ बौद्धिक आंदोलन सारे यूरोप में हुए। इस युग में बौद्धिक गणित से अधिक प्रभावित थे। दूसरा प्रभाव विज्ञान का था। इस युग के विचारकों का तर्क था कि यदि विज्ञान में नियम हो सकते हैं तो समाज विज्ञान में क्यों नहीं। मॉन्टेस्क्यू ने कुछ इसी तरह की चर्चा सामाजिक नियमों की थी। जिस तरह प्रकृति की विजातीयता में विज्ञान के नियम होते हैं, वैसे ही सामाजिक घटनाओं के बारे में भी
नियम होने चाहिए। उनका तर्क था कि घटनाएं तो घटनाएं हैं, चाहे प्राकृतिक हो या सामाजिक। जैक्यूज टर्गोट ने तर्क दिया कि समाज में सबसे बड़ी आवश्यकता प्रगति की है। यह प्रगति कैसे होती है, इसके नियम समाज विज्ञान को बनाने चाहिए। सब मिलकर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गणित का महत्व बहुत अधिक समझा जाता था। दूसरा, सभी लोग इस बात में रुचि रखते थे कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह समाज विज्ञान के नियमों की भी खोज होनी चाहिए। तीसरा, क्षेत्रों में प्रगति की चर्चा शीर्ष स्थान पर थी। राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उथल-पुथल हो रहा था। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इस क्रांति ने राज्य की सत्ता को हिला दिया था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूरोप में कभी इस देश और कभी उस देश में छोटी बड़ी क्रांतियां होने लगी। जिस युग में कांट का जन्म हुआ, उस दौरान भय का राज्य लंबी अवधि तक फ्रांस में चला। इस राज्य का स्थान नेपोलियन के साम्राज्य ने 1815 में लिया। नेपोलियन के खिलाफ भी 1848 में एक और क्रांति हुई। कुछ इस अवधि में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। इसका मतलब हुआ कि अधिक उत्पादन और भाव की शक्ति। ऐसा लगता था जैसे कि यूरोप का संपूर्ण समाज चरमरा गया है और किसी भी दिन ध्वस्त हो जाएगा। इस तरह की अनिश्चितता ने कांट को इस बात के लिए बाध्य किया कि वे समाज के लिए प्रगति की बात करें, विकास की चर्चा करें और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास कर। कांट का यह दृढ़ विश्वास था कि समाज विज्ञान का यह कर्तव्य है कि वह प्रगति, विकास और व्यवस्था के मार्ग को प्रशस्त करे। 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक भाग उहापोह का था। राजनीति, यहाँ इसको उथल पुथल भी बोल सकते हैं, राजनीति और बौद्धिकता दोनों चौराहे पर थे। इस अवसर पर उन्हें लगा कि एक नए समाज विज्ञान की खोज होनी चाहिए। इधर समाज विज्ञान भी विकास की विचारधारा में एक ऐसे मुकाम पर आ गया जिसे प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म कहते हैं। उद्विकासवादियों ने यह स्थापित किया कि अनुभवात्मक ज्ञान का प्रयोग एक बढ़िया समाज के निर्माण में किया जा सकता है। यह कांट ही थे जिन्होंने समाज विज्ञानों में पहली बार प्रत्यक्षवाद के नारे को बुलंद किया। इसी नारे ने एक नए विज्ञान को जन्म दिया जिसे समाजशास्त्र कहते हैं। कांट ने जीवन भर यह प्रयास किया कि समाजशास्त्र को एक वैध स्थान दिया जाए। उनकी इसी भावना ने उन्हें प्रेरित किया कि वे विज्ञानों को एक सोपान को तैयार करें, यानी हायरार्की ऑफ द साइंस। यह सोपान उन्होंने बनाया था और इस सोपान की रानी समाजशास्त्र थी। यद्यपि इस सोपान ने कांट को यह अवसर दिया कि वे समाजशास्त्र के महत्व पर जोर दें और सामाजिक दर्शनशास्त्र से इसे पृथक करें, फिर भी उन्होंने समाजशास्त्र को ज्ञान शाखाओं में एक प्रामाणिक दर्जा देने के लिए जैविकी विज्ञानों पदावली उधार ली। समाजशास्त्र के निर्माण में जिन अवधारणाओं का प्रयोग कांट ने किया, वे अवधारणाएं मुख्यतः जैविकी विज्ञान की थी। जैसे शरीर सावयवी है, वैसे ही यह समाज भी सावयवी है। शरीर में हृदय, फेफड़े, गुर्दा और जिगर है, वैसे ही समाज में परिवार, जाति, वर्ग, राज्य, व्यवसाय आदि हैं। शरीर के अंग पृथक हैं, उनकी पहचान भी पृथक है, वैसे ही समाज की संस्थाएं भी पृथक है और पृथक मतलब अलग। उनकी अलग पहचान भी शरीर के अंग अलग होकर भी प्रकार रूप से यानी मिलजुल कर अपने प्रकारों द्वारा शरीर को गतिमान रखते हैं, जीवित रखते हैं। कुछ वैसे ही समाज के अंग परिवार, जाति आदि समाज को जीवित रखते हैं। कास्ट की जीव विज्ञान की ये अवधारणाएं जो उन्होंने समाज के निर्माण में उधार ली, उन्होंने आगे चलकर प्रकारवाद विधि फंक्शनल मेथड का सूत्रपात किया। आज समाजशास्त्र में जिस प्रकारवाद की हम चर्चा करते हैं, सैद्धांतिक रूप से इसका सूत्रपात ऑगस्ट कांट से है। एक स्थान पर ऑगस्ट कांट ने कहा, समाजशास्त्र के निर्माण में और इसके मार्गदर्शन में जीवन शास्त्र महत्वपूर्ण है। आगे चलकर समाजशास्त्र जीव विज्ञान को पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप देगा। कांट का तो यहाँ तक कहना है कि भविष्य में समाजशास्त्र जीव विज्ञान को भी अपनी ओर से कई नई अवधारणाएं देगा। मुख्य बात तो यह है कि जीव विज्ञान और समाजशास्त्र में थोड़े समय तक लेन देन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में
केवल कांट ने ही ऐसी बात कही हो। यह निश्चित है कि इस युग के कई बौद्धिकों ने विज्ञान के प्रभाव को समाज विज्ञानों में देखा। कांट की विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी कृतियों में इस प्रभाव को उतारने का प्रयास किया है। संक्षेप में कांट की कृतियों में उनके युग की निम्न संदर्भों को छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें पहला है, इस युग में गणित के प्रति बौद्धिकों का आम रुझान था। दूसरा, समाज विज्ञान में विधियों प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही होनी चाहिए। तीसरा, समाज विज्ञानों को प्रगति की चर्चा करनी चाहिए। चौथा, फ्रांस में 1789 में जो क्रांति हुई है उसकी अराजकता ने बौद्धिकों को प्रभावित किया। पांचवा, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के राजनीतिक उथल पुथल ने प्रगति और व्यवस्था की खोज के लिए बौद्धिकों को प्रेरित किया। अब आता है कांट की अध्ययन विधियां, स्टडी मेथड ऑफ कांट। ऑगस्ट कांट समाज विज्ञानों और विशेषकर समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि समाज की व्यवस्था और प्रगति के कुछ ऐसे नियम बनाए जाए जिनके आधार पर समाज में होने वाली घटनाओं की पूर्व कथनीयता हो सके। इसके लिए निश्चित वैज्ञानिक विधि का होना आवश्यक था। इस वैज्ञानिक विधि को कांट प्रत्यक्षवादी विधि कहते हैं। फिर प्रश्न है, इस विधि का तात्पर्य क्या है? तो इसके उत्तर में कांट ने दो तथ्य रखे हैं। पहला तो यह कि समाजशास्त्र के किसी भी निष्कर्ष में तथ्य सबसे ऊपर होने चाहिए, और दूसरा यह कि जो भी निष्कर्ष निकले वे विज्ञान के सामान्य नियमों के विपरीत न हो। इसका मतलब यह हुआ कि अध्ययन विधि में प्रमुखता तथ्यों को दी जानी चाहिए। तथ्यों को किनारे करके यदि कोई निष्कर्ष निकाले जाते हैं तब समाज विज्ञानों में इनका कोई सरोकार नहीं है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गणित शास्त्र का जोर चल रहा था। गणित एक ऐसा विज्ञान है जो निश्चित है, 2 और 2 4 होते हैं। कोई भी चाहे कि इसमें फेरबदल कर दे तो नहीं हो कर सकता है। अनुसंधान में गणित सबसे अधिक शक्तिशाली विधि है। कहने मतलब है कि गणित एकदम कंफर्म होता है कि जो भी आंसर आना चाहिए उसका कंफर्म, 2 और 2 4 होते हैं, 4 4 4 और 4 8 होते हैं, तो इसको कोई 4 और 4 10 नहीं हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। इस विषय को काम में लाए बिना कोई कारगर अनुसंधान नहीं सकता। जैसे कि हम इस समय गणित में हमेशा जोड़ घटाव तो करते रहते हैं, तो इसीलिए इसको हमेशा काम में लाना ही होता है, चाहे वे सामाजिक हो। प्राकृतिक गणित शास्त्र के इतना महत्वपूर्ण होने पर भी कांट यह दृढ़ता से कहते हैं कि केवल गणित ही हमारे अध्ययन का मूल आधार नहीं हो सकते हैं। ये कांट इस पे कहते हैं कि गणित के वो उनको बहुत रुचि थी, लेकिन फिर भी कहते थे केवल गणित ही हमारे अध्ययन का मूल आधार नहीं है। उन्होंने समाज पर जोर दिया। उनके समय में कुछ गणितज्ञों ने सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण में ज्यामिति और रेखा गणित विधि का प्रयोग किया, लेकिन वे कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। गणित के हिसाब से समाज के निष्कर्ष निकाल रहे थे कि इसमें क्या घटना घटी है क्या नहीं, लेकिन फिर भी गणित से समाज कहाँ निकल सकता है। आज भी समाजशास्त्र में कुछ अध्ययनकर्ता सांख्यिकी विधि का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन यह विधि भी आज शीघ्र लोकप्रियता खो रही है। ऐसी स्थिति में हम प्रत्यक्षवादी ज्ञान को किसी विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कांट ने 4 विधियां बताई हैं जिन्हें समाजशास्त्र के अध्ययन में विश्वसनीयता बताया है। ये विधियां हैं, जैसे कि इसमें पहला है अवलोकन विधि, दूसरा प्रायोगिक विधि, तीसरा तुलनात्मक विधि, चौथा ऐतिहासिक विधि। इसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल। अब आता है अवलोकन विधि। कास्ट का आग्रह है कि किसी भी तथ्य का हम अवलोकन करें। उदाहरण के लिए परिवार का यह बेमतलब है जब तक हम इस तथ्य को समाज के अन्य तथ्यों को साथ जोड़कर नहीं देखते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी तथ्य को बिना किसी सैद्धांतिक संदर्भ के बिना देखना कोई अर्थ नहीं रखता। सामान्य बात है, तथ्य को सदैव किसी न किसी सिद्धांत के संदर्भ में देखें मनमाने ढंग से। जब कोई तथ्य को देखता है तब इसका कोई मतलब नहीं है। उसी का अवलोकन करना अवलोकन विधि है। पार्सन्स कहते हैं कि कोई भी व्यवहार लक्ष्य के बिना नहीं होता। व्यवहार को लक्ष्य मानना सैद्धांतिक है। जब हम नारे लगाने वाले जन समूह को देखते हैं
तब इसके पीछे जो लक्ष्य होते हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। प्राकृतिक वैज्ञानिक जब अवलोकन विधि को काम में लेता है तब अपनी इंद्रियों से केवल प्राकृतिक प्रघटनाओं को देखता मात्र नहीं है, वह इन प्रघटनाओं को अन्य प्रघटनाओं के साथ जोड़ता है, इनके पीछे जो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है उसे भी अपने ध्यान में रखता है। अब अगला आता है प्रायोगिक विधि। यह विधि वस्तुतः प्रयोगशाला विधि है। सामाजिक प्रघटनाओं के विश्लेषण में इस विधि का प्रयोग आंशिक रूप से ही हो सकता है। इसका कारण यह है कि अधिकांश सामाजिक घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। इस अभाव के होते हुए भी एक निश्चित सीमा तक प्रयोगात्मक विधि को समाजशास्त्र में काम में लाया जा सकता है। कांट जीवन विज्ञान से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इस विज्ञान से बहुत कुछ सीखा है। वे कहते हैं कि शरीर की व्याधि को हम बीमारी द्वारा देख सकते हैं। जब शरीर स्वस्थ नहीं होता तब हम इसकी जांच करते हैं। रक्त, फेफड़ों, गुर्दों इत्यादि बीमारी हमें बताती है कि शरीर में कहीं न कहीं कठिनाई है। कुछ इसी तरह प्रयोगात्मक रूप से हमें ज्ञात होगा कि समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है या अपराध बढ़ रहे हैं, तब हमें पता लगेगा कि समाज स्वस्थ नहीं है। व्याधि को देखना प्रयोगात्मक विधि है। इस सीमा तक तो यह विधि उपयोगी हो सकती है। अब अगला आता है तुलनात्मक विधि। तो यह विधि समाजशास्त्र की केंद्रीय विधि है। इस विधि का प्रयोग मनुष्य समाज और पशु समाज के तुलनात्मक अध्ययन में किया जा सकता है। विभिन्न समाजों के अध्ययन में भी तुलनात्मक विधि काम में लाई जा सकती है। एक ही समाज की वर्ग व्यवस्था का अध्ययन भी तुलनात्मक विधि से हो सकता है। समाजों का अध्ययन तुलनात्मक विधि से करना समाजशास्त्र का केंद्रीय उद्देश्य होता है। यह जानना रुचिकर है कि सामान्यतः सभी समाजों में किसी न किसी प्रकार की प्रगति अवश्य हुई है। यह भी ठीक है कि सभी समाज किसी न किसी सर्वव्यापक नियम के अनुसार काम करते हैं। फिर भी ऐसा क्यों है कि एक ही ऐतिहासिक युग में और एक ही देश में कुछ समाज आगे बढ़ जाते हैं और कुछ समाज पीछे रह जाते हैं। आदिवासी और गैर आदिवासी समाजों में विकास का जो पिछड़ापन है उसे तुलनात्मक विधि द्वारा ही जाना जा सकता है। अब है हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक विधि। यद्यपि कास्ट समाजशास्त्री विधियों में अवलोकन, प्रायोगिक और तुलनात्मक विधि पर जोर देते हैं, फिर भी वे एक चौथी विधि की सिफारिश अवश्य करते हैं। यह विधि ऐतिहासिक विधि है। इस विधि का उद्देश्य यह जानना है कि विभिन्न समाजों में अंतर होते हुए भी वे कौन से सामान्य नियम हैं जो इन समाजों को गति प्रदान करते हैं, विकासोन्मुख बनाते हैं। इस तरह के नियमों का पता ऐतिहासिक विधि से ही लगाया जा सकता है। समाजशास्त्र कोई अर्थ नहीं रखता जब तक यह ऐतिहासिक विकास के नियमों का पता नहीं लगा सकता। समाजशास्त्र कुछ भी करे, चाहे जिसका अध्ययन करे, लेकिन उसे तुलनात्मक रूप से यह तो जानना ही पड़ेगा कि किन नियमों के अनुसार समाज में प्रगति हुई है और बदलाव आया है। ऐसे नियमों की खोज ऐतिहासिक विधि द्वारा ही हो सकती है। चलिए अब आगे आता है कांट का एक समाजशास्त्री बुनियादी आमुख। तो ऑगस्ट कांट की एक सामाजिक विचारक की हैसियत से क्यों देखा जाता है? उनकी गिनती समाजशास्त्र के संस्थापक के जनक के रूप में क्यों की जाती है? आज जबकि यूरोप और अमेरिका में कांट का कोई नाम लेवा नहीं है, फिर भी उनको याद क्यों किया जाता है? ये सब प्रश्न सही है, हमें इनका उत्तर देना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहली बार, और यह ऐतिहासिक तथ्य है कि कांट ने समाजशास्त्र विषय को नाम दिया। समाज विज्ञानों की धरती पर इसे उतारा ही नहीं, इन्होंने इसे प्रत्यक्षवादी धरातल पर खड़ा किया। तीसरा, इन्होंने ऐसे मुद्दों को उठाया जो आज भी महत्व रखते हैं। विकास और प्रगति उनके मुद्दे थे। ये मुद्दे इसलिए उठे कि यूरोप में हलचल मची हुई थी, खून खराबा हो रहा था और हुकूमत तानाशाही बन रही थी। इस उथल पुथल में प्रगति और विकास की बात करना स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति को विचारक का दर्जा दे देता है। ऑगस्ट कांट को पढ़ने और पढ़ाने में समझने के ये कुछ निर्णायक कारक हैं। इस अध्याय के इस अंतिम भाग में हम ऑगस्ट कांट की समाजशास्त्र को जो देन है उसका क्रमवार वर्णन करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव विकास की 3 अवस्थाओं के नियम। 3 स्टेज क्या है? अपनी पुस्तक फिलॉसफी द पॉजिटिव फिलॉसफी में कांट ने ज्ञान के विकास के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। इस सिद्धांत को उन्होंने कहा 1822 में अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किया। समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनका यह महत्वपूर्ण योगदान समझा जाता है। इन नियमों को उन्होंने जब वे केवल 24 वर्ष के थे तो सेंट साइमन के साथ में रखे। इन नियमों के द्वारा कांट यह जानना चाहते थे कि पेड़ पर रहने वाले बंदरों से लेकर आज तक के सभ्य मनुष्य ने जो लंबी यात्रा की है उसके पीछे जो नियम है उनकी खोज की जाए। आखिर किन कारणों ने यूरोप के समाज को सभ्य बना दिया? इस खोज के लिए उन्होंने मनुष्य की प्रगति के नियम या 3 स्तरों के नियम को सिद्धांत के रूप में रखा। जिस तरह मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ है ठीक इसी तरह समाज के मस्तिष्क का विकास भी हुआ है। कांट मनुष्य शरीर को अपने उदाहरण के रूप में रखते हैं। बच्चे का शैशव काल होता है, किशोरावस्था आती है, वह वयस्क अवस्था में पहुंचता है। इसी तरह मनुष्य के ज्ञान का भी विकास हुआ है। यहाँ कांट ज्ञान का तात्पर्य प्रगति से लगाते हैं। उन्होंने मनुष्य के ज्ञान के विकास के निम्नलिखित 3 नियम रखे हैं: धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था, प्रत्यक्षवादी अवस्था या वैज्ञानिक अवस्था। ऑगस्ट कांट ने विकास के इन 3 स्तरों की व्याख्या पॉजिटिव फिलॉसफी में विस्तृत रूप से की है। हमारे ज्ञान की तीनों शाखाएं सिलसिले से 3 विभिन्न सैद्धांतिक दशाओं से गुजरती है: धार्मिक या कल्पित अवस्था, तात्विक या अमूर्त अवस्था और प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था। धार्मिक अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क अपनी उत्पत्ति को प्रकृति या ईश्वर की देन समझता है, यानी मनुष्य को ईश्वर ने पैदा किया है। सात्विक अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क सोचता है कि उसे विकसित करने में उसके स्वयं के प्रयास ही कामयाब रहे हैं, और अंतिम अवस्था वैज्ञानिक में यह खोज करने की कोशिश करता है कि मनुष्य की इस संपूर्ण प्रगति के पीछे कौन से नियम हैं। 3 स्तरों के नियम के विश्लेषण में कांट कहते हैं कि पिछले स्तर के समाप्त होने पर अगला स्तर आता है। यह स्तर मनुष्य के मस्तिष्क के विकास की अवस्थाओं को बताते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास के नियम संपूर्ण समाज में जुड़े हुए हैं। जब धार्मिक अवस्था में समाज होता है तब राजा, महाराजा, सेना और पुरोहित का प्रभाव होता है। महुआ के विकास का जो स्तर होगा उसी के अनुरूप सामाजिक व्यवस्था भी होगी। धार्मिक अवस्था में मनुष्य सोचता है कि परमात्मा ने राजा को बनाया है, पुरोहित को बनाया है और उसे स्वयं को भी जन्म दिया है। यह सब ईश्वर की माया है और इसके प्रति विद्रोह नहीं करना चाहिए। जब मस्तिष्क तात्विक अवस्था में आता है तब उसका सोच बदल जाता है और वह उस पर होने वाले प्रभुत्व को नकारने लगता है। जब मनुष्य का विकास वैज्ञानिक अवस्था पर पहुंचता है तब प्रत्येक वस्तु को तर्क की कसौटी पर कसता है। वह ईश्वर के अस्तित्व को भी चुनौती देता है। इन सारे तथ्यों को कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जैसे जैसे बढ़ता है उसकी बुद्धि का विकास होता है और तब वह समाज में होने वाले कार्यों कृत्यों को जानने और समझने लगता है। उसी के बारे में ये बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेविस कोजर और जोनाथन टर्नर ने ऑगस्ट कांट के 3 स्तरों के नियम की आलोचना की है। उनका कहना है कि कांट के 3 अवस्थाओं के नियम मानसिक या आदर्शात्मक हैं। कई बार ऐसा होता है कि मानसिक प्रगति तो हो जाती है लेकिन उसके समानांतर सामाजिक प्रगति नहीं होती। देखा जाए तो कांट ने जो कुछ कहा है वह केवल उद्विकासवादी परंपरा के अनुरूप है। इस अर्थ में कांट उद्विकासवादी विचारधारा के समर्थक थे। विज्ञानों का सोपान। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ऑगस्ट कांट सेंट साइमन से बहुत अधिक प्रभावित थे। पॉजिटिव फिलॉसफी में कांट ने विज्ञानों का, जिनमें प्राकृतिक विज्ञान भी सम्मिलित है, एक सोपान बनाया। वस्तुतः यह सोपान ऊपर और नीचे का था। इसमें वे क्रम के अनुसार यानी सोपान के अनुसार विज्ञानों को रखते हैं।
इस सोपानिक व्यवस्था के आधारों को भी उन्होंने निर्धारित किया है। किसी भी विज्ञान का उच्च और निम्न क्रम उस विज्ञान की सामान्यता और जटिलता पर निर्भर है। जैसे जैसे नवीन विज्ञान का जन्म होता है, वैसे वैसे उस विज्ञान की अध्ययन वस्तु सिलसिले से कम सामान्य और अधिक जटिल होती जाती है। जब विज्ञान जटिल होता है, तब दूसरे विज्ञानों पर उसका निर्भरता बढ़ जाती है। यह इसलिए होता है कि पहला विज्ञान वह है जो सबसे सरल विषयों या घटनाओं का अध्ययन करता है, और जो घटना सबसे अधिक सरल है, वह सबसे अधिक सामान्य भी होती है। सामान्य इसलिए कि यह घटना सभी स्थानों पर मिलती है। इस भांति सबसे प्रथम विज्ञान सबसे अधिक सामान्य और सबसे कम जटिल विज्ञान घटनाओं या विषयों से संबंधित होता है। इस क्रम में प्रथम विज्ञान के बाद जिन अन्य विज्ञानों का विकास हुआ है, उनका अध्ययन विषय क्रमशः कम सामान्य और अधिक जटिल होता गया। इस प्रकार दूसरा विज्ञान प्रथम विज्ञान से अधिक जटिल विषय वस्तु से संबंधित होता है, और तीसरा विज्ञान दूसरे विज्ञान से कम सामान्य और अधिक जटिल विषय से संबंधित होता है। विज्ञानों की इस प्रकृति के आधार पर कांट ने सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों का निम्न सोपान तैयार किया है, जैसे पहले गणित, दूसरा खगोल शास्त्र, तीसरा फिजिक्स, चौथा रसायन शास्त्र, पांचवा प्राणी शास्त्र यानी बायोलॉजी, और छठवां समाजशास्त्र। विज्ञानों का जो वर्गीकरण या स्तरीकरण कांट ने बताया, जहां जहां कास्ट लिखा है वो कास्ट पढ़े, वो कांट था, यहाँ लिखने में गलती हुई है, यहाँ कांट होगा। कांट ने बनाया है। इसमें गणित शास्त्र को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। यह एक बहुत पुराना, आधारभूत तथा दोष रहित विज्ञान है। अन्य सभी विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है। ये विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इनमें समाजशास्त्र ही ऐसा विषय है जो समाज विज्ञान की श्रेणी में आता है। समाजशास्त्र को विज्ञानों की श्रेणी में स्थान इसलिए दिया गया है कि इसकी विधि प्रत्यक्षवादी है। जब सिद्धांतवेत्ता किसी विज्ञान को प्रत्यक्षवादी कहते हैं, तो इससे उनका तात्पर्य यह होता है कि यह विज्ञान निश्चित है, औपचारिक है, स्पष्ट है। इसमें निहित जो ज्ञान है वह निरपेक्ष है। इसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों में दिन दिन है और रात रात है। इस तरह का बयान पक्का है, निश्चित है और निरपेक्ष है। यह अवश्य है कि आज तक समाजशास्त्र प्रत्यक्षवादी नहीं बन पाया है, लेकिन प्रयास यह है कि यह एक निरपेक्ष विज्ञान बन जाए। समाजशास्त्र एक नए समाज विज्ञान का जन्म। सोशियोलॉजी, द बर्थ ऑफ न्यू सोशल साइंस। ऑगस्ट कांट ने सेंट साइमन के साथ जो द पॉजिटिव फिलॉसफी लिखी थी, उसमें उन्होंने समाजशास्त्र के जन्म की चर्चा की थी। देखा जाए तो प्रारंभ में उन्होंने इस विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। बाद में चलकर एक बेल्जियम के वैज्ञानिक ने इस नाम को चुरा लिया और इसके अंतर्गत उन्होंने सामान्य सांख्यिकी का प्रयोग किया। इस भौतिक शास्त्री ने अपनी इस पुस्तक का नाम एन ऐसे ऑन सोशल फिजिक्स रखा। 19वीं शताब्दी का यह प्रकाशन बड़ा महत्वपूर्ण समझाता था। जब यह पुस्तक बाहर आई, तब अनमने मन से ऑगस्ट कांट ने अपने नए विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिकी से बदलकर समाजशास्त्र कर दिया। पॉजिटिव फिलॉसफी के बाद कांट ने अपनी दूसरी पुस्तक द पॉजिटिव पॉलिटिक्स के नाम से रखी। इस पुस्तक में उन्होंने समाजशास्त्र की व्याख्या बड़े विस्तृत रूप में की है। कांट के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा। प्रारंभ में कांट ने समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि यह विज्ञान मनुष्य की सभी प्रघटनाओं का अध्ययन करता है। मनुष्य में बुद्धि होती है। इस बुद्धि के अनुसार वह कई काम करता है। घर बनाता है, परिवार बनाता है, जाति, धर्म, समुदाय की संरचना करता है, किसी न किसी व्यवसाय को करता है और राजनीति करता है। यह सब व्यवहार उसकी बुद्धि की उपज है, परिणाम है, और इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। इस अध्ययन समाजशास्त्र कभी भी अपने सैद्धांतिक संदर्भ को खोता नहीं है। द पॉजिटिव फिलॉसफी में उन्होंने समाज को सामाजिक भौतिकी का नाम दिया है। इसे लिखते हैं, सामाजिक भौतिकी यानी समाजशास्त्र से मेरा तात्पर्य उस विज्ञान से है जो सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन
ठीक उसी तरह करते हैं जिस तरह प्राकृतिक प्रघटनाओं का अध्ययन खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र यानी बायोलॉजी में किया जाता है। कांट ने एक और व्याख्या में यह कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह विज्ञान सामाजिक प्रघटनाओं का सैद्धांतिक अमूर्तीकरण करता है। इस समय विज्ञान का लक्ष्य यह जानने का है कि किस नियम के अंतर्गत यह समाज बंदरों की अवस्था से ऊपर उठकर सभ्य समाज की अवस्था तक पहुंच गया है। उनके सामने यूरोप का समय दृष्टांत रूप में था। इस यूरोप के प्रगति के नियमों को वह जानना चाहते थे। समाजशास्त्र स्थैतिक और गतिशील, मतलब डायनेमिक और स्टैटिक्स। ऑगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र को दो मुख्य भागों में विभाजित किया, समाज स्थैतिक और गतिशीलता। जब हम जीव विज्ञान की चर्चा करते हैं तब इसे दो भागों में बांटते हैं, एक तो शरीर संरचना और दूसरा शरीर विज्ञान। इस तरह का जीव विज्ञान का वर्गीकरण स्थैतिकी और गतिशीलता को समझने के लिए सुविधाजनक होता है। जब हम समाजशास्त्र को उसकी स्थैतिकी और गतिशीलता में देखते हैं तब हमें समाजशास्त्री सिद्धांत के दो पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। जहां शरीर संरचना में शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और शरीर विज्ञान में इन अंगों की गतिशीलता और कार्यप्रणाली होती है। यदि गुर्दे काम नहीं करते हैं तो संपूर्ण शरीर काम नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ हुआ कि शरीर संरचना और शरीर विज्ञान में पूरा तालमेल होना चाहिए। इस तरह का समयानुकूलन हो कि शरीर की गतिविधियां चलती रहें। कुछ इसी तरह समाज की स्थैतिकी और उनकी गतिशीलता के तालमेल से ही समाज जीवित रहता है। समाज एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में व्यक्ति बेमतलब है। वह तो आता है और चला जाता है। समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति न होकर परिवार है। परिवार ही समाज की आधारशिला है और इसी के इर्द गिर्द अर्थव्यवस्था, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, जाति, वर्ग, राजनीति आदि चलते हैं। इनके कहने का मतलब है कि व्यक्ति समाज की नींव नहीं है बल्कि परिवार है, जो कि व्यक्तियों से मिलकर परिवार बनता है, तो परिवार ही सामाजिक व्यवस्था है। यह परिवार के माध्यम से ही है कि मनुष्य अपने सामाजिक बोध को पाता है। परिवार के बाद उसकी नातेदारी, समुदाय और जाति होते हैं। इन सबको एक सूत्र में बांधने का काम भाषा और धर्म करते हैं। मानव समाज में भाषा के महत्व को हम कहीं कम नहीं कर सकते हैं। यह भाषा के माध्यम से ही है कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। कांट द्वारा दी गई स्थैतिकी के ये सब अंग है। समाज के ये अंग बेजान नहीं होते। वे पॉजिटिव फिलॉसफी में कांट ने समाज की गतिशीलता की चर्चा विस्तार पूर्वक की है। समाज हमेशा सामान्य से जटिल बनता है और अपने इस जटिलता में प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़ता है। कांट जब प्रगति की बात करते हैं तब वे समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान का दर्जा देने प्रयास करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद क्या है। तो ऑगस्ट कांट सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित थे और इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को जन्म दिया। कास्ट नहीं है, कांट होगा, लिखने में मिस्टेक है। कांट के अनुसार ज्ञान का विकास कुछ निश्चित चरणों में हुआ है। ज्ञान की प्रथम अवस्था धर्मशास्त्री थी, जिसमें आदिवासी अथवा काल्पनिक रूप का विकास हुआ। धीरे धीरे यह रूप तत्वशास्त्री अथवा अमूर्त रूप से गुजरते हुए अपने अंतिम उच्चतम स्तर पर पहुंचा। कांट ने ज्ञान के विकास की इस अंतिम अवस्था को प्रत्यक्षवाद कहा। कांट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ विज्ञानवाद है। कांट का कथन है कि समग्र ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होता है। यदि हमें इन नियमों को समझना है तो वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से ही समझा जा सकता है, जिसके अंतर्गत निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली होती है। इन्हीं के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद अपने को धार्मिक
और तात्विक विचारों से ही दूर रखने का प्रयास करता है, क्योंकि इनकी अध्ययन प्रणाली वैज्ञानिक नहीं है। प्रत्यक्षवाद कल्पना या ईश्वरीय महिमा के आधार पर नहीं, बल्कि निरीक्षण, प्रयोग, परीक्षण और वर्गीकरण के माध्यम से सामाजिक घटनाओं की व्याख्या दी जाती है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो परम सत्य की खोज का परित्याग करता है और ऐसी घटनाओं के नियमों की खोज पर बल देता है जिन्हें इंद्रियक आधार पर देखा परखा जाना संभव है तथा उपयोगी भी है। कांट के अनुसार प्रत्यक्षवादी प्रणाली के अंतर्गत हम निम्नलिखित चरणों को अपनाते हैं, जिसमें कि इसे 4 दिया है। पहला है अध्ययन समस्या का चयन करना। दूसरा है अवलोकन पद्धति के माध्यम से समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करना। तीसरा है फिर इन तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना। और फिर लास्ट है तत्पश्चात समस्या से संबंधित समान निष्कर्ष निकालना। यानी कि पहले समस्या का चयन करो और फिर उसके माध्यम से समस्या के संबंधित एक तथ्य एकत्रित करो, क्लू निकालो और फिर उसको विश्लेषण करो और बाद में उसका निष्कर्ष दो। कास्ट के अनुसार, सॉरी यहाँ कास्ट नहीं, यहाँ काम्ट होगा। काम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं। तो ऑगस्ट काम्ट ने प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राकृतिक घटनाओं की तरह सामाजिक घटनाएं भी आकस्मिक नहीं होती। और दूसरा है प्रत्यक्षवाद धार्मिक व काल्पनिक विचारों से दूरी रखता है। इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा दिया गया है प्रत्यक्षवाद की दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। चौथा है प्रत्यक्षवाद के पीछे तार्किकता होती है। और पांचवा होता है काम्ट की मान्यता है कि प्रत्यक्षवाद उपयोगितावादी विज्ञान है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद के माध्यम से ही यथार्थ ज्ञान को सामाजिक पुनर्निर्माण के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद मूल रूप से धार्मिक तथा तात्विक अवधारणाओं से सामाजिक अध्ययन व अनुसंधान को वैज्ञानिकता प्रदान करता है। समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षवादी समाज विज्ञान। तो काम्ट प्रत्यक्षवादी सिद्धांत वेत्ता थे। प्रत्यक्षवाद का अर्थ है विज्ञानवाद। इस धारणा के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड यूनिवर्स अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित होता है। इस संसार को समझने के लिए धार्मिक और तात्विक विश्लेषण कारगर नहीं होता। इसका विश्लेषण तो वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही हो सकता है। काम्ट ने समाजशास्त्र को जिस तरह प्रत्यक्षवादी समाज विज्ञान की तरफ स्थापित किया है, इसके निम्न आधार हैं। जैसे कि इसमें पहला, जिस यहाँ पे प्राकृतिक होगा, जिस प्राकृतिक, यहाँ गलत लिख दिया है, जिस प्राकृतिक घटनाओं की गतिविधियों को समझने के लिए कृत्रिक विज्ञान है, ठीक इसी तरह सामाजिक प्रघटनाओं को समझने के लिए भी समाजशास्त्र जैसा विज्ञान होना चाहिए। जंगली अवस्था से मनुष्य जिस तरह सभ्य अवस्था तक आया है, परिवर्तन की यह दिशा किसी भी तरह मनमानी नहीं रही है। प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र प्रगति के इन नियमों की खोज करता है। दूसरा है सामाजिक प्रघटनाओं को ईश्वर परक विधि से नहीं समझा जा सकता, न ही इसके समझने के लिए विद्वान सफल होते हैं। सामाजिक प्रघटनाओं के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पद्धति लाभदायक होती है। ऐसी अवस्था में समाजशास्त्र का प्रत्यक्षवादी होना अनिवार्य है। तीसरा है कि अध्ययन पद्धतियां वैज्ञानिक हैं। ये पद्धतियां अवलोकन, प्रायोगिक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक है। चौथा है प्रत्यक्षवाद कभी भी तथ्यों से परे नहीं जाता। इसके लिए किसी भी विश्लेषण में तथ्यों का स्थान सबसे ऊंचा होता है। सिद्धांत कभी भी तथ्यों का अनुयायी नहीं होता। सिद्धांत गौण होता है और तथ्य प्राथमिक। प्रत्यक्षवाद बेजान नहीं होता, यह गतिशीलता का हिमायती है। जिस समाजशास्त्र की नींव काम्ट ने रखी थी, उसकी गतिशीलता उसे नई ऊंचाइयों तक ले आई। इसी कारण काम्ट ने प्रारंभ से ही इस विज्ञान को एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान और समाज विज्ञान कहा है। अभी तक जितनी बातें हुई उन सब का कंक्लूजन यानी कि उपसंहार या निष्कर्ष, उपसंहार को ही निष्कर्ष बोलते हैं। माउस से लिखना पड़ जा रहा है। निष्कर्ष तो चलिए जानते हैं निष्कर्ष क्या है।
अमेरिका और यूरोप में आज आगस्ट काम्ट की एक समाजशास्त्री की तरह प्रतिष्ठा बहुत निम्न स्तर पर है। आलोचना में यह कहा जाता है कि काम्ट की समाजशास्त्र को कई मौलिक देन नहीं है। यदि खोज की जाए तो काम्ट ने जो कुछ कहा है वह नया नहीं है। उसके अग्रणी विचारक ऐसे ही तथ्य प्रतिपादित कर गए हैं। यह भी आरोप है कि काम्ट ने समाजशास्त्र के लिए एक एजेंडा मात्र रखा है, उसका कोई सिद्धांत नहीं दे पाए। काम्ट पर यहाँ काम्ट पर और भी कई आरोप है, लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो काम्ट ने ज्ञान के विकास की जो व्याख्या की है वह अपूर्व है। यह काम्ट ही थे जिन्होंने आग्रह पूर्वक इस तर्क को रखा कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान का दर्जा देना चाहिए। अमेरिका में हाल में कुछ विचारकों ने काम्ट के कृतियों के प्रति रुझान बताया है। यह संभव है कि आने वाले वर्षों में काम्ट की कृतियों का अधिक गहराई से निरूपण होगा। तो इस तरह से अगस्ट काम्ट का यह चैप्टर समाप्त होता है और अब हम आगे पढ़ेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो चलिए, बहुत जल्दी आप लोग के सामने ये वीडियो आएगा और इस वीडियो को भी आप लोग प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।